जब आप ये बात करते हो कि नहीं यूपीएससी तार्किक रूप से बात करता है, तथ्यों के साथ बात करता है, तो जो एस्पिरेंट अपने तथ्य रख रहे हैं उनको आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? एटलीस्ट आप कोई कमेटी बना के बात तो, वो भी यूपीएससी गलती है, उसको गलती मानती नहीं है यूपीएससी। ये भी तो है कि 2011-12 के बाद से जो कॉलेज इंजीनियरिंग के कॉलेज हर नुक्कड़ पे खुल जाते हैं, डिग्री देने के लिए रेडी। तो क्या इंजीनियरिंग करके ही यूपीएससी में आए या फिर बीए ना करें? हाय एवरीवन, स्टूडेंसी की एक और शानदार वीडियो में आपका जोरदार स्वागत है। आपने बहुत बार सुना होगा कि यूपीएससी में इंजीनियर्स का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, करीब 65 से 70%। सर की भी एक वीडियो आई थी, आपने एनालिसिस में दिखाया था सर। 2011 के बाद जब सी सेट ऐड होता है, वहाँ से चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं ह्यूमैनिटी और टेक्निकल के बीच में। तो सर इसी के ऊपर हम बात करना चाहेंगे आपसे कि 2011 के बाद जो सी सेट हुआ, ऐड हुआ, इसका इफेक्ट इंजीनियरिंग वो एस्पिरेंट थे उनको फ़ायदा हुआ, ह्यूमैनिटी को थोड़ा नुकसान हुआ और गैप लगातार बढ़ता चला गया। तो क्या देश को अच्छे इंजीनियर नहीं चाहिए? क्या अच्छे डॉक्टर नहीं चाहिए? क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेट से ही देश को चलाने वाले हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात सही है कि जैसे हाल ही के हम डाटा देखें तो उसमें टेक्निकल बैकग्राउंड के लगभग 70% एस्पिरेंट फाइनली सिलेक्ट हो रहे हैं और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के कम हो रहे हैं जी। तो ये बात हम इसकी यदि कहानी पीछे में जाएं तो 2010 तक मतलब पहले ह्यूमैनिटीज और टेक्निकल बैकग्राउंड के इक्वल ही हो रहे थे जी। लेकिन जैसे ही मतलब सी सेट का पेपर लॉन्च किया गया, वो सही बात के लिए लॉन्च किया गया था कि उनको लगा कि ऐसे लोग आने चाहिए जिनका एप्टीट्यूड सही हो। बिल्कुल सही था, उसमें किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन 2011 से लेकर 14 की सी सेट की यदि बात करें, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उनके लिए लैंग्वेज का चैलेंज था। उसमें बड़े बड़े पैराग्राफ आते थे तो वो समझ में नहीं आते थे। जैसे मैंने भी 2012 में 13 में एग्जाम दी है वो जी। और सी सेट के मार्क्स उसमें जुड़ते थे। तो ये बात चलो ठीक है, उसमें जो मैथ रीजनिंग के या जो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन थे उसमें किसी को आपत्ति नहीं थी। उनको प्रॉब्लम आ रही थी केवल लैंग्वेज को लेकर। बड़े जो पैराग्राफ होते थे उसमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी कि क्या पूछना चाह रहा है। अब चाहे मैं कितनी मेहनत कर लूँ, साल भर में मेहनत कर लूँ, फिर सी सेट में जाऊँगा तो मेरा स्कोर उतना नहीं आएगा जितना एक जो आपके टेक्निकल बैकग्राउंड के बंदे हैं या मैथ के जो एस्पिरेंट उनके ज़्यादा रहे थे। तो आपने देखा 2010 तक मेंस लिखने वाले 50-50% थे। अचानक वो रेशियो गिर के 20% पे आ गया 11 से लेकर 14 के बीच में। और फिर 14 में बच्चों ने अपनी डिमांड उठाई, संवैधानिक तरीकों से अपनी बात रखी, तो यूपीएससी ने माना कि कहीं ना कहीं खामियां थी और उसको क्या कर दिया, क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया। कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। 14 से लेकर अभी 19 तक यूपीएससी ने उस पेपर को एक बैलेंस पे में रखा कि किसी को नुकसान ना हो जी। लेकिन फिर भी वो जो रेशियो था 50% वाला वो कभी सुधर नहीं पाया। ये आगे 20% के आसपास है। लेकिन 19 के बाद में फिर से यूपीएससी ने उसमें जो उसकी लैंग्वेज या टफनेस है जो वो बढ़ाना शुरू कर दिया। और जो सिलेबस में 7 पॉइंट मेंशन है उनमें से केवल 3 पॉइंट पर उन्होंने फोकस कर दिया अपना, मैथ, रीजनिंग और पैराग्राफ। जो अलग चीज़ें हैं जैसे डाटा वाले जो कुछ आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे फ्लो चार्ट या पाई चार्ट का एनालिसिस आता था पहले ना, दंड आरेख जो आते थे वो आते थे। इसके अलावा कुछ डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते थे, कुछ इजी वाले क्वेश्चन भी आते थे, उनका रेशियो कम कर दिया। तो अभी रीजनल लैंग्वेज के जो विद्यार्थी हैं उनका रेशियो घट के 5% से नीचे आ गया मेंस लिखने वालों का। तो यानी जिस देश के वासी हैं जहाँ ज़्यादातर जो लैंग्वेज बोली जाती है, चाहे आप साउथ इंडिया की जो रीजनल लैंग्वेज है, तमिल, कन्नड़, उनकी बात करो या हिंदी माध्यम के विद्यार्थी की बात करो, अब यूपीएससी में उनका सिलेक्शन उतना नहीं है। और इसका एक सबसे बड़ा यदि हम किसी को जिम्मेदार माने तो वो है सी सेट का पेपर। अब हम इस पर ये बात नहीं करेंगे यूपीएससी ने सी सेट का पेपर गलत डिसाइड किया, वो हम नहीं बात करें। यहाँ बात आती है समानता की, इक्विटी की बात आती है। सबको समान एक मौका मिलना चाहिए। देखो आप खुद बताओ कि हमें एक अच्छा सिविल सेवक चाहिए देश के लिए, तो उसको आप केवल एक पेपर से डिसाइड करोगे या जो मेंस के 9 पेपर है उससे डिसाइड करोगे? सारे जो आपने ऐड किया है उनके आधार पे। व्यक्ति की जो हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं, जैसे यूपीएससी मानती है कि जो सी सेट का पेपर है व्यक्ति का एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से चेक करता है मैथ रीजनिंग के माध्यम से। मुझे तो ये लगता है कि व्यक्ति का यदि सामाजिक एप्टीट्यूड, मानवीय जो एप्टीट्यूड यदि चेक करना हो तो वो आपकी जो मेंस के जो आपने पेपर डिसाइड करके 9 पेपर आप ऐसे चेक करते हो, एथिक्स का वहाँ चेक करते हो, तो वहाँ पर आपको एक योग्य कैंडिडेट मिल पाएगा। मतलब सामाजिक एप्टीट्यूड की आप बात कर रहे हैं, वो आर्थिक एप्टीट्यूड भी हो सकता है, वो कैसे हो? बिल्कुल केवल मैथमेटिक्स वाला एक एप्टीट्यूड, रीजनिंग वाला कोई एक एप्टीट्यूड इसका मानक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वल फील्ड तो होना ही चाहिए, मतलब भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। ओके सर, पिछले कई वर्षों में टॉप 25 जो AIR में रहे हैं, काफ़ी IITians भी उसमें रहते हैं और मेडिकल के भी स्टूडेंट आते हैं उसमें। तो सर क्या लगता है आपको कि हमारे देश में जो अच्छे विद्यालय से इंजीनियरिंग करके आए थे वो सिविल सर्विस में जा रहे हो, अपनी तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं लगता कि हमें इंजीनियर अच्छे नहीं मिल पाएंगे आगे, या फिर डॉक्टर अच्छे नहीं मिल पाएंगे देश को? ऐसा
लगता है आपको? इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि जैसे कि कोई भी अच्छा डॉक्टर है या इंजीनियर है वो सिविल सेवा में भी आता है तो उसका एक अलग फ़ायदा मिलता है। कोई इंजीनियर है, डॉक्टर एक सिविल सेवक बनता है तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी चीज़ों को वो सोल्व कर सकता है। उसकी एक सोच भी अलग तरीके से काम करती है और वो देश के जो सिविल सेवा की चीज़ें उनमें योगदान दे सकता है। तो चलो ये तो सिविल सेवा का नेचर ऐसा है कि इसमें कोई भी विद्यार्थी बैठ सकता है, चाहे वो किसी बैकग्राउंड को, और उनको आज़ादी है उस चीज़ के लिए बैठने के लिए ना। और चूंकि एक चीज़ तो आजकल ये हो गया है कि सिविल सेवा का ऐसा हवा खड़ा कर दिया है ना, तो सभी लोग इसकी ओर झुके आ रहे हैं। एक चीज़ ये भी है कि रोजगार का एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जो जैसे विशेषकर जो इंजीनियर है या टेक्निकल बैकग्राउंड के जो एस्पिरेंट है वो सरकारी नौकरी की तरफ उनका झुकाव 2008 की मंदी के बाद में हुआ था। अभी भी हम मानते हैं हमारे देश में इतने हाई पेड वाले जॉब नहीं है कि मतलब वहाँ पे जाके जैसे कोई बीटेक करके या डॉक्टर बन के उनको सिविल सेवा ज़्यादा एक करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखती है, तो वो इस दिशा में आ रहे हैं। और लेकिन बहुत सारे मतलब ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे आजकल बहुत सारे आईआईटी की बहुत सारे आईआईटी कॉलेज हो गई हैं, बहुत सारे इंजीनियर बाहर निकल रहे हैं, डॉक्टर निकल रहे हैं, तो सभी मेरा ये मानना इधर नहीं आ रहे होंगे, वो मतलब उधर भी जा रहे होंगे। ठीक है सर, ये क्या गलत आपको लगता है कि 2011 के बाद लगातार इनका नंबर बढ़ता गया और आज ऐसा है कि 70% तक जा चुका है, वहीं ह्यूमैनिटी के बच्चे पिछड़ रहे हैं इनके कंपैरिजन में, तो क्या ये सही है इनका इतना सिलेक्शन होना, या फिर ह्यूमैनिटी का कम हो रहे हैं तो उनके प्रति कुछ दोहरा व्यवहार, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है आपको? ये एक चीज़ दिख रही है। देखो, हम समावेशी विकास की बात करते हैं, किसी भी सेक्टर में हम देखेंगे अलग अलग क्षेत्र के लोग आएंगे तो उस चीज़ का मतलब एक वैल्यू बढ़ जाती है। हम मानते हैं, हमेशा विविधता की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि डाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हमारे देश में कितने भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं, तो उस देश की जो डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, हमारे देश पर हम प्राउड फील करते हैं। तो यहाँ पे भी सिविल सेवा में फिर डाइवर्सिटी होनी चाहिए। एक वर्ग के आने से ये बात सही है कि मतलब नुकसान तो होता है कि दूसरे वर्ग को नुकसान होता है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक दिव्यांग विद्यार्थी है, वो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देता है, उसको भी सीसेट में उतने ही प्रतिशत चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति को चाहिए, तो आपने उसको कहाँ सपोर्ट किया? एक सोचने वाली बात है ये। रिजर्वेशन की जो आप बात करते हो, चलो रिजर्वेशन संवैधानिक मुद्दा है, उन पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्यों ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे दिव्यांग विद्यार्थी हैं जो अपने यूट्यूब पर कमेंट करते हैं या मुझे मेल करते हैं कि सर आप बताओ, आप हमारी बात कहीं रखो सर। और उनका ये भी मानना, वो खुद बोलते हैं ये बात कि सर आजकल सीसेट का जब से इतना टफ हो गया है, उसके बाद में जो दिव्यांग की सीट है मेंस की या फाइनल जो सीट है वो भी खाली रह जाती है, उनको इतने कैंडिडेट भी नहीं मिल पाते हैं। तो ये बात तो उनको थोड़ी सोचनी चाहिए। मेंस में ये मानता हूँ, मेंस की एग्जाम आपको बहुत ही सही तरीके से जज करती है। आपको वास्तव में एक अच्छा सिविल सेवक चाहिए तो मेंस की एग्जाम से आप उसको सही से जज कर सकते हो, और आपके बाद में इंटरव्यू आपके पास में है, तो एक मौका मिलना चाहिए। और आप डाटा चेक करोगे ना, इसमें एक फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर है सीसेट का पेपर। 2011 से लोग कहते हैं कि उसके बाद टेक्निकल एस्पिरेंट ज़्यादा आने लगे। हाँ, ठीक है, तो ये भी तो है कि 2011-12 के बाद से जो कॉलेज, इंजीनियरिंग के कॉलेज हर नुक्कड़ पे खुल जाते हैं, डिग्री देने के लिए रेडी हैं, तो नंबर ऑफ इंजीनियर भी तो ज़्यादा होते जा रहे हैं, हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है सर, उसके बाद उनके लिए बहुत ज़्यादा सरकारी जॉब आती नहीं है। जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं काम करने के लिए, वो सैलरी उनको 12 से 13 हज़ार मिलती है। और लाइन पे वो काम करते हैं, लोहा उठा के उधर रखना, वो सारी चीज़ें, तो उनको लगता है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर लगता है कि कम हो रही है, कुछ ऐसा होने, जॉब नहीं है उनके पास। फिर उनको लगता है कि हमें सरकारी में ट्राई करना चाहिए, तो वो वनडे से अच्छा समझते हैं कि हम यूपीएससी ही कर लें। तो नंबर ऑफ इंजीनियर भी आपके देश में ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ मेजोरिटी आपकी ज़्यादा है वो भी सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। तो उनकी क्या गलती है यहाँ पे? उन इंजीनियर की क्या गलती कि वो 70% सिलेक्शन हो रहा है उनका? नंबर ऑफ कॉलेज आपके खुल रहे हैं, आपकी कंपनी में उनको 12,000 रुपया मिल रहा है। तो क्या मतलब 12,000 रुपया के लिए तो इंजीनियर बना नहीं था। ठीक है सर, तो आप समझ पा रहे हैं फीलिंग उस इंजीनियर? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें तो जाना ही नहीं कि 70% इंजीनियर आ रहे हैं तो उनको यहाँ नहीं आना चाहिए, उस बात पे तो हम जाते नहीं, क्योंकि उनको हक है, उनको संवैधानिक राइट है, वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उनको भी इक्वल राइट है कि क्योंकि यूपीएससी में साफ लिखा हुआ है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद में यूपीएससी की एग्जाम दे सकते हो। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि पॉलिसी के लेवल पर, जैसे अभी चर्चा चल रही है, अभी पार्लियामेंट में भी रिपोर्ट रखी गई, पहले भी ऐसी रिपोर्ट आई है कि जैसे आपको ना अच्छे डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, तो आप ना
एग्जाम का जो ढांचा है ना इस प्रकार बना सकते हो कि जो डॉक्टर इंजीनियर वास्तव में जो दिल से या काम करना चाहते हैं वो उस दिशा में जाएं। तो आप पॉलिसी ऐसी बनाइए पहले। अभी तो हम इसको लेकर कभी भी सवाल नहीं उठा सकते हैं कि जैसे कल को 100% इंजीनियर सिविल सेवा में आते हैं तो उनको क्यों रोकेंगे भाई, उनको भी राइट है। 2022 और 23 का पेपर सी सेट वाकई अलग तरीके का है। उसमें आपको डिमांड करती है, कोर मैथ और रीजनिंग की काफ़ी डिमांड है। अभी सिलेबस जो 10th लेवल का लिखा हुआ उसमें उसको भी वो पार कर गया है। तो मैं पढ़ूंगा 5-6 महीने पढ़ूंगा, होगा तो ठीक है। मतलब ये करना कोशिश करनी है मैंने, थोड़ी सी अपनी और बढ़ानी है। जो वही सर बच्चे प्रोटेस्ट पे उतरे थे, अनफेयर सी सेट का कह रहे थे, उसमें उन लोगों का कहना था कि डॉक्यूमेंट वो दिखा रहे थे कि 15 से 29 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। वो तो बिल्कुल है, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ ये चीज़ों को, तो मैं खुद से कह सकता हूँ कि ये मतलब अन्याय है बच्चों के साथ में। मतलब ये तो यार सरासर एक बच्चा जो है ना जी, या तो जिसका लास्ट अटेम्प्ट था या मतलब पूरे साल भर तैयारी करता है, जीएस के कितने पेपर पढ़ता है, केवल एक पेपर की वजह से, वो भी उनकी गलती नहीं है बच्चों की, वो भी यूपीएससी गलती है, उसको गलती मानती नहीं है यूपीएससी। इसमें तो पता नहीं क्या बोलेंगे जो भी अभी कोर्ट में मामला है आगे जाके, या यूपीएससी भी अपने जो एक्सपर्ट के माध्यम से कहता है कि सब ठीक है, लेकिन आप तथ्यों को क्यों जुटला रहे हो? जब आप ये बात करते हो कि नहीं यूपीएससी तार्किक रूप से बात करता है, तथ्यों के साथ बात करता है, तो जो एस्पिरेंट अपने तथ्य रख रहे हैं उनको आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? एटलीस्ट आप कोई कमेटी बना के बात तो करो। यदि यूपीएससी कमेटी नहीं बनाती है तो सरकार को ऐसा करना चाहिए, बाहर से एक कमेटी बननी चाहिए जो वाकई एक सही ऑब्जर्वेशन करे उसका, ना तो विद्यार्थियों की सुने ना यूपीएससी की सुने। यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन, उसको देखें कि वाकई ये बाहर था या सही था। मैं तो ये मानता हूँ कि यार ये वास्तव में अन्याय, बच्चे कितना मतलब पेन सहते हैं वहाँ पे 1-1 साल 1.5 साल तक, और आप ऐसा पेपर सेट करोगे कि आपका टारगेट ये कि इनको फेल ही करना है। मतलब जिनको मैथ रीजनिंग नहीं आता उनको फेल ही करना है, ये किसी लायक नहीं है। जिनको मैथ रीजनिंग आता है वही अच्छे सिविल सेवक बन सकते हैं। तो ये तो तरीका गलत नहीं चलेगा। कब तक आप करोगे? कल को बच्चे आएंगे, आगे आएंगे, अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आएंगे, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा 2014 में जैसे आपने किया था। ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सर, और सबसे इफेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो का। 70% को देखते हुए जो बीए वाला बच्चा है, स्टूडेंट है, सोच रहा है कि तब छोड़ ही देते हैं जब 70% वही लोग ले जा रहे हैं, तो डर रहा है वो। ठीक है सर, तो क्या इंजीनियरिंग करके ही यूपीएससी में आए या फिर बीए ना करें? बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। मैं आपको एक, उसको कहाँ से मोटिवेशन, वो कैसे समझाए खुद को? हाँ, बहुत सारे मोटिवेशन। मैं इस साल की बात करता हूँ, आपको पता है इस साल एक आशीष पुनिया है जो कहीं नहीं कि मेरे साथ भी जुड़े थे, जो एथिक्स है आंसर राइटिंग को लेकर। आई थिंक वो आईपीएस बने हैं, और प्योर हिंदी माध्यम से आते हैं। और उन्होंने तो अपना जो ग्रेजुएशन किया वो भी डिस्टेंस से किया है, कभी कॉलेज नहीं गए वो। ठीक है। बाड़मेर राजस्थान रेगिस्तान से आते हैं वो। बहुत ही सिंपल व्यक्तित्व है उनका, और उनका 2nd या 3rd अटेम्प्ट में उन्होंने अच्छी रैंक पाई है हिंदी माध्यम से ही। और आपने देखा हिंदी माध्यम में दिव्या तंवर है, रवि सी आगे, सब ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के तो हैं। तो ऐसे पवन जी का आपने देखा, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में उनका हुआ, तो पवन जी चलो मेडिकल बैकग्राउंड से थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे इस साल राम मीना है, वो तो राम मीना का एग्जाम्पल आपके लिए ऐसा है जिसके 10th और 12th में 40 या 44% है। तो यार आपके लिए देखो, आपको यदि बनना है तो जो भी ये फियर है ना उसको उठाना पड़ेगा। एक सिलेक्शन भी आपके लिए मायने रखता है। यदि आपको बनना है, आपके पास कोई बहानेबाजी नहीं है ना, तो एक सिलेक्शन भी मायने रखता है। अदरवाइज तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज है कि ये भी है वो भी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो यूपीएससी का पैटर्न है थोड़ा सा सी सेट को लेकर, भेदभाव को लेकर, वो जरूर हमारे जो हम जो तैयारी करते हैं उसको लेकर कभी कभी समस्या पैदा करते हैं। यदि वो ठीक हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मतलब निकलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है फिर, मेरा तो ये मानना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के सर। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सर से कोई भी डाउट पूछना हो, सर का भी मैं लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और साथ ही अगली वीडियो किस पे चाहिए वो भी कमेंट करें। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड